हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं वो कौन होगा की डरावनी कहानियाँ। अगर आप भी वो कौन होगा की कहानियाँ सुनने आए हैं तो अपने कानों में ईयरफोन डाल लीजिए, रूम की लाइट बंद कर दीजिए और खिड़कियों के पर्दे लगा दीजिए, लेकिन रूम के दरवाजे को खुला रहने दें ताकि कहानी सुनने के बाद आपको डर ना लगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी और आपको बताते हैं कि वो कौन होगा। मुरारी प्रसाद एक सीधा वो सरल स्वभाव का इंसान है। वो पेशे से एक डॉक्टर है और उसकी नियुक्ति हाल ही में राजस्थान के कोलू गांव में हुई है। उम्र यही कोई 30 बरस की होगी। डॉक्टर बनने के जुनून के कारण वो अभी तक कुंवारे ही हैं और कुंवारे होने के कारण ही उन्हें गांव में अकेले रहने में रोज़ किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता। कभी समय पर भोजन नहीं बना पाते तो कभी पीने का पानी खत्म हो जाता। ऐसी कई समस्याएं थीं जो उनके लिए रोज़ की बात हो गई थी। शहर में तो देर रात तक कई होटल खुले मिल जाते हैं, पर यहाँ गांव में तो सूर्यास्त के बाद ही सन्नाटा पसर जाता। इस गांव में एक बहुत ही पुराना हैंडपंप था जो मुरारी के घर से कुछ ही दूरी पर था। मुरारी के लिए बस यही एक हैंडपंप था जहाँ से उसके पीने के पानी की समस्या तुरंत हल हो जाया करती थी। लेकिन मुरारी के अलावा गांव में कोई भी उस हैंडपंप से पानी नहीं लेता था। वजह थी हैंडपंप से जुड़ी एक भूतिया कहानी। कई बार मुरारी जब पानी लेने के लिए उस हैंडपंप पर जाते तो अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठे जोगा काका उसे वहां ना जाने की हिदायत देते। लेकिन मुरारी हंसकर काका से कहता, क्या काका आप भी विज्ञान के युग में ऐसी मनगढ़ंत कहानी पर आज तक विश्वास किए हुए हो? ये सब झूठी कहानी है काका, जो उस दौर में बनाई गई होगी जब पानी की किल्लत के कारण लोगों को पानी लेने दूसरे गांव जाना पड़ता था। ये कहानी ज़रूर किसी चालाक इंसान के दिमाग की उपज रही होगी जो लोगों को डराकर खुद यहाँ से पानी भरता होगा। जोगा काका को भी कई बार मुरारी की बात सही लगती, लेकिन फिर उनके जहन में वो घटना किसी बिजली की तरह कौंध उठती जो उनके साथ तब हुई थी जब बारिश के समय देर रात वो अपने घर लौट रहे थे। ये बात उन दिनों की थी जब जोगा काका युवा थे और नौकरी के लिए जोधपुर जाते थे। वो बारिश के दिन थे। तेज़ बारिश के कारण जोगा काका अपने दफ्तर में ही बैठे बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बारिश भी मानो उन्हें चिढ़ा रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश भी तेज़ होने लगी थी। जोगा काका के सब्र का बांध जब टूट गया तो उन्होंने अपना छाता उठाया और चपरासी को राम राम कहकर वो अपने गांव की ओर चल दिए। अपनी साइकिल उठाते हुए वो खुद से ही बुदबुदाते हुए कहने लगे, चलिए जोगाराम जी। कुछ ही दूर चलने पर बारिश भी कम हो गई थी। शहर की चकाचौंध अब पीछे रह गई थी। गांव के नज़दीक आते ही सड़क और रोशनी की समस्या शुरू हो जाती थी। चारों ओर बस खेत और घने जंगल ही मिलते। उस समय गांव भी कम ही बसा था। मीलों तक सिर्फ सन्नाटा फैला होता था।
जिसमें साएं साएं करती हवा की आवाज़ बड़ी ही भयानक लगती। अपने गांव की सीमा में प्रवेश करते ही जोगाराम को ऐसा महसूस होता जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। ऐसे ही उस दिन भी जोगाराम ने अपने गांव में प्रवेश किया। हर बार की तरह जोगाराम गांव में आकर खुद को कोई महापराक्रमी समझ रहा था। इसी बीच खुशी खुशी वो उस पुराने हैंडपंप के पास से गुजरा। जोगाराम ने देखा कि हैंडपंप पर घूंघट निकाले एक औरत हैंडपंप चला रही थी। जब वो औरत हैंडपंप चला रही थी तो हैंडपंप के चलने की आवाज़ के साथ साथ उसके चूड़ियों की खनक भी उस सन्नाटे में दूर तक सुनाई दे रही थी। जोगाराम को ये देखने में बहुत अजीब लगा कि इतनी रात को, वो भी इतनी बारिश में, ये औरत कौन है जो हैंडपंप पर पानी भर रही है। जोगाराम कुछ समय पहले ही इस गांव में आए थे, इसलिए वो किसी से खास परिचित भी नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ से चुपचाप गुजर जाना ठीक नहीं लगा। कारण जोगाराम शुरू से ही परोपकारी स्वभाव के थे। हर किसी की मदद के लिए हमेशा आगे रहते। इसलिए हैंडपंप के नज़दीक आते ही उन्होंने अपनी साइकिल रोकी और उस औरत से कहा, सुनिए, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मैं किए देता हूँ। रात बहुत हो गई है, बारिश भी हो रही है। ऐसे में आपका यूं अकेले यहाँ पानी भरना उचित नहीं है। जोगाराम की आवाज़ सुनकर उस औरत ने सिर्फ नाम में अपना सिर हिलाया और फिर से हैंडपंप चलाने लगी। जोगाराम ने फिर कहा, अगर आपने अपना घड़ा भर लिया है तो साइकिल पर पीछे बैठ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। इस बार उस औरत ने सहमति जताते हुए हाँ में सिर हिलाया और अपना घड़ा लेकर साइकिल पर बैठ गई। उसके बैठते ही जोगाराम ने साइकिल को 2 पेडल मारे और उसकी साइकिल ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। रास्ते में जोगाराम उस औरत को अपने बारे में बताने लगा। वो औरत चुपचाप सुनती रही, कुछ ना बोली। लेकिन बीच बीच में उसकी चूड़ियों की आवाज़ ज़रूर आ जाती। जोगाराम का घर हैंडपंप से कुछ दूरी पर ही था। अपना घर आते ही साइकिल रोकते हुए जोगाराम ने कहा, मेरा घर तो आ गया, अब आप अपना पता बता दीजिए तो मैं आपको वहाँ छोड़ाऊँ। इतने में जोगाराम को अपने पीछे से एक डरावनी और दिल दहला देने वाली आवाज़ आई, जिसे सुनकर जोगाराम ठिठक गया। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देख सके। फिर भी भगवान को याद करके जैसे तैसे उसने पीछे देखा। एक काला साया हवा में उससे कुछ दूरी पर था। ये दृश्य देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। हाथ पांव शिथिल पड़ गए, गिग्गी बन गई, मुंह से शब्द तक नहीं निकले। वो बस बुत बने खड़ा रहा। वो काला साया कुछ देर हवा में लहराता रहा और फिर उस पुराने हैंडपंप की दिशा में तेज़ी से उड़ गया। इस घटना के बाद जोगाराम 15 दिन तक घर से नहीं निकले। उनका एक मित्र उनसे मिलने आया, तब उसे पता चला कि उन्हें 103 डिग्री का बुखार था। जोगाराम ने अपने मित्र से कहा, भैया कैसे भी हो तुम मुझे जोधपुर में ही घर दिलवा दो, चाहे मेरी आधी तनख्वाह ही किराए में क्यों ना चली जाए। सस्ते के कारण तुमने मुझे इस भूतिया गांव में घर दिला दिया और अब मुझे रोज़ आने जाने में समस्या होती है। इस पर उनके मित्र ने कहा, अरे शुक्र मनाओ, खुद का मकान है, सुख से रहते हो।
किराए का झंझट नहीं है। बाकी हम लोगों को देखो, किराए में ही तनख्वाह मारी जाती है। जोगाराम बोले। अब तुम्हें कैसे समझाएं भैया? जोगाराम के साथ जो हुआ था वो अपने मित्र को बताने में सकुचा रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि मित्र उनकी बात का विश्वास नहीं करेगा, उल्टा मजाक ही उड़ाएगा। इसलिए मन ही मन उन्होंने ये तय किया कि यूं ही मजाक बनने से अच्छा है किसी अन्य उपाय के माध्यम से इस भूतिया गांव से पिंड छुड़ाना होगा। तभी अचानक से एक फुटबॉल जोगा काका के पास से गुजरी और उनके विचारों की तंद्रा टूटी। वे अतीत की गहरी खाइयों से निकलकर वर्तमान में आ गए। सामने प्रकाश दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। जोगा काका के नज़दीक पहुंचकर वो कहने लगा, काका आपको लगी तो नहीं ना? अचानक फुटबॉल आने से डरे तो नहीं? जोगा काका ने उसकी ओर प्यार भरी निगाह से देखा और हंसते हुए बोले, अरे नहीं बेटा, इस गांव में ठहर गए तब नहीं डरे, इस मामूली फुटबॉल से क्या डरेंगे। इतना बोलकर जोगा काका अपने घर की ओर चल दिए। संध्या का वक्त था। गांव के मंदिर में आरती हो रही थी। मुरारी प्रसाद गांव के अस्पताल में बैठे थे। तभी वार्ड बॉय ने उनके कैबिन में प्रवेश किया और मुरारी से कहा, सर एक इमरजेंसी है, आपको तुरंत जोधपुर जाना होगा। मुरारी ने कहा, ठीक है, तुम जल्दी से मेरे जाने का इंतज़ाम करो। वार्ड बॉय ओके सर बोलकर चला गया। थोड़ी देर में डॉक्टर्स को ले जाने वाली वैन भी आ गई और मुरारी वैन में बैठकर जोधपुर के लिए रवाना हो गया। कुछ ही समय में मुरारी की वैन जोधपुर के सरकारी अस्पताल के मुख्य द्वार पर जाकर रुक गई। जिस मरीज़ को मुरारी देखने आया था उसके रिश्तेदार अस्पताल के द्वार पर ही खड़े थे। उनमें से एक आदमी मुरारी को देखते ही उनके पैरों में गिर गया। वो शायद मरीज का पिता था। मुरारी ने उसे उठाया और समझाया कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। फिर मुरारी तेज कदमों से अस्पताल के आईसीयू की तरफ बढ़ गया, जो कि दूसरी मंजिल पर बना था। आईसीयू पहुंचकर मुरारी ने सबसे पहले उस मरीज का चेकअप किया, ज़रूरी जांचें लिखी और कुछ दवाएं तुरंत मंगवाने के लिए वहाँ के स्टाफ को समझा दिया। उस मरीज़ का पूरा चेकअप करने के बाद मुरारी आईसीयू से बाहर निकला। बाहर मरीज़ का पिता हाथ जोड़े खड़ा था। मुरारी ने उनसे कहा, देखिए अब चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ आपके बेटे का इलाज अच्छे से हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ। मरीज़ के पिता ने कहा, मैं आजीवन आपका आभारी रहूँगा डॉक्टर साहब। कहते हुए वो मुरारी के पैर छूने के लिए झुका ही था कि मुरारी ने उसे पकड़ते हुए कहा, अरे ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो मेरा फ़र्ज था। इतना कहकर मुरारी वहाँ से चल दिया। व्यस्तता के एक लंबे अंतराल के बाद आज शहर आकर मुरारी को थोड़ी राहत महसूस हुई थी। इसलिए मुरारी ने थोड़ा रुकने का सोचा और वो हॉस्पिटल से सीधा एक रेस्टोरेंट में आ गया। रेस्टोरेंट की कुर्सी पर बैठकर उसने अपने पसंदीदा पनीर पकोड़े और लस्सी ऑर्डर की। थोड़ी देर में वेटर उसका ऑर्डर ले आया और मुरारी पनीर पकोड़ों का लुत्फ़ लेने लगा। तभी रेस्टोरेंट में मुरारी को उसका एक पुराना दोस्त मिल गया, जो कि जोधपुर में ही रहता था। हेलो मुरारी, हाउ डू यू डू? मुरारी ने कहा, वेरी वेल, व्हाट अबाउट यू?
दोस्त ने कहा। सेम हियर। यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। नाराज़ हूँ मैं तुझसे। जोधपुर में है और बताया भी नहीं। मुरारी ने कहा। जोधपुर में होता तो ज़रूर बताता यार, लेकिन मेरी पोस्टिंग जोधपुर के पास कोल्लू गांव में हुई है। आज भी एक पेशेंट देखने के लिए जोधपुर आया था। छुट्टी ही नहीं मिलती यार, वरना कब का तुझसे मिलने आ गया होता। कोल्लू गांव का नाम सुनकर मुरारी के दोस्त के होश ही उड़ गए। अबे तू वहाँ कैसे रह रहा है भाई? मुरारी हंसते हुए बोला। जैसे सब रहते हैं। आकाश बोला। अबे वो भूतिया गांव है। मुरारी ने कहा। ओ, तो तू भी इन दकियानूसी अफवाहों को मानता है? आकाश फिर बोला। भाई कसम से ये कोई अफवाह नहीं है। कोल्लू गांव मेरा ननियाल है। बचपन से कई किस्से सुनते आया हूँ वहाँ के। मुरारी ने कहा। बस ये किस्से ही तो ऐसी अफवाहों को जन्म देते हैं। किसी एक ने कहानी बनाई, फिर सब ने मिलकर सदियों तक फैलाई। कोई सबूत है? आकाश हिचकिचाते हुए बोला। नहीं, बस बड़े बुजुर्गों और कुछ दोस्तों से सुना है। मुरारी ने कहा। यही तो भाई, जब तक खुद अपनी आंखों से देख ना लो, जांच ना लो, तब तक किसी बात को सच मत मानो। समझे आकाश द वॉरियर? आकाश बोला। समझ गया, मुरारी द साइंटिस्ट। दोनों दोस्त काफ़ी देर तक आपस में हंसी मजाक करते रहे। कुछ देर बाद मुरारी ने घड़ी देखते हुए कहा। चलो, रात के 12 बज गए हैं। बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। मिलते हैं फिर कभी। अभी के लिए गुड बाय। आकाश ने कहा। आज रात को मेरे घर ठहर जा भाई, सुबह जल्दी चले जाना। और वैसे भी रात को घर जाएगा, उस भूतिया गांव में कहीं भूत दिख गया तो आज ही तेरा भूत से सामना हो जाएगा। मुरारी ने कहा। अरे नहीं यार, नई पोस्टिंग है और फिर सरकारी नौकरी, ऊपर से डॉक्टरी पेशा भी ऐसा है कि जरा सी चूक और भारी नुकसान। बात को समझते हुए आकाश ने भी कहा। चल ठीक है भाई, बट पहुंचकर फ़ोन कर देना। आकाश को अलविदा कहकर मुरारी अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव की वो सुनसान सड़क और चारों तरफ घने जंगल, सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। मूड को चेंज करने के लिए मुरारी ने गाड़ी में म्यूज़िक ऑन कर दिया। मुरारी खुद भी साथ साथ गुनगुनाते हुए कार ड्राइव कर रहा था। म्यूज़िक सुनते सुनते वो कब कोल्लू गांव में प्रवेश कर गया उसे पता ही नहीं चला। गांव में प्रवेश करते ही उसने कार में म्यूज़िक बंद कर दिया। जब मुरारी उस पुराने हैंडपंप के पास से गुजरा तो उसे रात के सन्नाटे में हैंडपंप चलने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर उसे याद आया कि आज तो जाने की जल्दी में उसने पीने का पानी भरा ही नहीं। ये सोचकर उसने कार हैंडपंप के पास रोकी और 2 खाली बोतल लेकर कार से बाहर निकला। जब मुरारी बाहर आया तो उसने देखा कि एक औरत अंधेरे में हैंडपंप चला रही थी। उस औरत को देखकर मुरारी चुपचाप उस औरत से थोड़ा दूर खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन आधा घंटा बाद भी जब उस औरत का घड़ा नहीं भरा तो मुरारी हैंडपंप के थोड़ा नज़दीक गया। थोड़ा पास जाकर मुरारी ने देखा कि जो औरत हैंडपंप चला रही थी उसने घूंघट निकाल रखा था। घूंघट की वजह से मुरारी के लिए उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था और इस कारण उसे संबोधित करने में भी समस्या आ रही थी। और यूं भी मुरारी शर्मीले स्वभाव का था। वो महिलाओं से बातचीत करने में भी कतराता था। मुरारी इसी उधेड़बुन में था
कि उस औरत से बात कैसे करे। तभी उसकी नज़र उस औरत के घड़े पर पड़ी। उस घड़े को देखकर मुरारी ने सोचा, आकार के हिसाब से तो इस घड़े को 5 मिनट में ही भर जाना चाहिए। ये कौन सा साइंस है। मुरारी को कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसके दिमाग ने काम किया। अरे, इस औरत का घड़ा तो मिट्टी का है, इसमें पक्का छेद होगा, तभी इनका घड़ा भर नहीं रहा है। मुरारी उस औरत से बोला, लगता है आपके घड़े में छेद है, तभी ये भर ही नहीं रहा है। ऐसे तो आप थक जाएंगे हैंडपंप चलाते चलाते। उस औरत ने मुरारी की बात सुनकर हैंडपंप चलाना बंद कर दिया और चुपचाप अपना घड़ा उठाकर जाने लगी। मुरारी हैरत से उस औरत को जाते हुए देखने लगा। उसने देखा कि उस औरत के घड़े से बिल्कुल भी पानी नहीं गिर रहा था। मुरारी सोचने लगा, अगर घड़े में छेद होता तो घड़े से पानी निकलता हुआ तो दिखता। खैर, जो भी हो, मुझे क्या करना, मैं तो जल्दी से पानी लेकर घर पहुंचता हूँ, सोना भी है मुझे। फिर मुरारी ने हैंडपंप से अपनी बोतल भरी और कार में बैठकर कार स्टार्ट कर ली। मुरारी अब भी हैंडपंप पर हुए वाक़ये पर विचार कर रहा था। वहाँ अभी जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में उसके सभी तर्क विफल हो रहे थे। मुरारी वैज्ञानिक ढंग से भी स्वयं को उदाहरण देकर समझा रहा था। न्यूटन का ये नियम ऐसे लागू होता है। अब जैसे इस कार के शीशे को ही देख लो, इसके शीशे भी सिर्फ सजावट के लिए थोड़ी हैं, इसके पीछे भी एक विज्ञान है। सोचते हुए मुरारी ने जैसे ही कार के शीशे में देखा तो पाया कि पीछे की सीट पर वही हैंडपंप वाली औरत बैठी थी। ये देखते ही मुरारी का ध्यान भटका और उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ते ही उसकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। पेड़ से गाड़ी टकराने पर एक तेज आवाज़ हुई, जिसके कारण आसपास के घरों के लोग जाग गए। केसु, जिसका मकान पेड़ के बिल्कुल पास ही था, वो हड़बड़ी में अपने घर से बाहर निकल कर आया। जब उसने यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई तो उसे मुरारी की कार पेड़ से टकराई हुई दिखी। ये देखकर वो अपने आस पड़ोस के लोगों को आवाज़ लगाता हुआ दौड़कर पेड़ के पास पहुंचा। अरे रामू, किसना, अरे जल्दी आओ, डॉक्टर बाबू की गाड़ी पेड़ से जा भिड़ी है, जल्दी आओ रे। आधी रात को हुए इस शोरगुल को सुनकर गांव के बाकी घरों के किवाड़ भी धीरे धीरे खुलने लगे और चंद मिनटों में ही गांव वालों का हुजूम इकट्ठा हो गया। केसु और अन्य गांव वालों ने मिलकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मूर्छित मुरारी को कार से बाहर निकाला। बेहोश मुरारी को केसु के घर ले जाया गया। केसु की पत्नी विमला देवी ने आंगन में तुरंत एक खटिया बिछा दी और टेबल फैन चालू कर दिया। मुरारी को सावधानी पूर्वक खटिया पर लिटाया गया। तब तक केसु के घर में गांव वाले इकट्ठा हो गए और सबके बीच खुसर फुसर होने लगी। गांव की एक बुजुर्ग औरत मिश्री ताई बोली, हो ना हो, इसके पीछे वही मनहूस हैंडपंप है। तब तक वहाँ जोगा काका भी आ गए थे। वे भी मिश्री ताई की बात का समर्थन करते हुए बोले, ठीक कहा बहन जी आपने, मैंने तो 50 बार डॉक्टर साहब को उस हैंडपंप पर जाने से रोका था, पर आजकल की ये युवा पीढ़ी किसी की सुनती कहाँ है। भीड़ में उपस्थित गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति भगवाना राम बोले, अब इस घटना के पीछे की असली वजह तो डॉक्टर साहब के होश में आने पर ही पता चलेगी, अभी व्यर्थ की चर्चा करने से क्या लाभ। वहां उपस्थित
सभी लोगों ने उनकी बात का सम्मान करते हुए हामी भरी, पर सबके मन में रह रहकर पुराने हैंडपंप का ही ख्याल आ रहा था। सब मन ही मन उस हैंडपंप के बारे में सोचते हुए अपने घर लौट गए। जब सुबह हुई तो पक्षियों की मधुर आवाज़ और मंदिर की आरती से मुरारी की नींद खुली। खुद को एक अनजान जगह पाकर मुरारी चौंक उठा। तभी केसु की पत्नी विमला देवी हाथ में जल का लोटा लिए मुस्कुराती हुई मुरारी के पास आई और कहने लगी, राम राम सा, अब कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? मुरारी सकुचाते हुए बोला, जी नमस्ते, मैं यहाँ कैसे? विमला देवी ने उसे बताया, कल रात आपकी गाड़ी बाहर पेड़ से टकरा गई थी। गांव के लोग बेहोशी की हालत में आपको यहाँ लेकर आए थे। ये सुनकर मुरारी बोला, जी अब मैं ठीक हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबने मेरा इतना ख्याल रखा। मुझे अभी ज़रूरी काम से जोधपुर जाना है, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मुरारी वहाँ से निकल गया। मुरारी को रात वाली घटना परेशान कर रही थी। अब तक जिसे वो एक अफवाह मान रहा था, वो हकीकत में उसके साथ हो चुकी थी। अब मुरारी जल्द से जल्द उस हैंडपंप से जुड़ी सभी बातों को जानना चाहता था। इधर गांव वाले भी कल रात हुई घटना की वजह जानने के लिए मुरारी का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन मुरारी सबसे बचता हुआ अपने घर आ गया और तुरंत तैयार होकर जोधपुर के लिए रवाना हो गया। मुरारी कार ड्राइव करते हुए अभी भी डर रहा था। उसे अभी भी यही डर लग रहा था कि कहीं पीछे मुड़कर देखने पर फिर से वो औरत ना दिख जाए। भगवान को याद करता मुरारी जोधपुर पहुंच गया। जोधपुर पहुंचकर उसने आकाश को कॉल करके उसका पता पूछा। आकाश ने तुरंत उसे अपनी लोकेशन सेंड कर दी। लोकेशन मिलते ही मुरारी ने अपनी कार आकाश के घर की दिशा में मोड़ ली। कुछ ही देर में मुरारी आकाश के घर पहुंच गया। आकाश मुरारी के इंतज़ार में घर के बाहर ही खड़ा था। मुरारी को देखते ही आकाश उसे गले लगाता हुआ बोला, क्या बात है भाई, इतनी जल्दी टाइम निकाल लिया। मुरारी यूं तो परेशान सा था, लेकिन अपने अंदर के डर को छुपाता हुआ वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। आकाश मुरारी को अपने घर के अंदर ले गया। पहले उसने मुरारी का परिचय अपने परिवार के सदस्यों से करवाया। मुरारी ने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया। फिर कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद आकाश मुरारी को अपने रूम में ले गया। अंदर आते ही आकाश मुरारी से बोला, भाई तेरी शक्ल से पता चल रहा है कल ज़रूर कुछ कांड हुआ है, अब जल्दी बता क्या बात है। फिर मुरारी ने कल रात को हुई सारी घटना आकाश को बताई। मुरारी आकाश से बोला, भाई अब बस तू मेरी इतनी सी मदद कर दे, मुझे उस पुराने हैंडपंप की सारी कहानी बता। आकाश बोला, भाई उस हैंडपंप की कहानी तो तू मेरी नानी से सुन ले, क्योंकि मुझसे ज़्यादा वो जानती हैं उस गाँव के बारे में, वो यहीं हमारे साथ ही रहती हैं। फिर आकाश मुरारी को लेकर नानी के रूम में गया। इधर नानी अपने कमरे में अपनी पीठ को दीवार से टिकाए बैठी थी। मुरारी ने पहले उनके पैर छूकर उन्हें नमस्ते किया। फिर आकाश ने अपनी नानी से कहा, नानी ये मेरा दोस्त है, ये एक डॉक्टर है और इसकी पोस्टिंग कोलू गांव में है। कल रात को इसे भी उस पुराने हैंडपंप पर वो औरत दिखी और अब ये उस हैंडपंप की पूरी कहानी सुनना चाहता है। नानी को तो किससे कहानी सुनाने का
बहुत शौक था, इसलिए वो उत्साहित होकर शुरू से उस पुराने हैंडपंप का इतिहास बताने लगी। ये बात उन दिनों की है बेटा, जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने भारत में कई नई नई तकनीकों का विकास किया था। उन्हीं तकनीकों में से एक तकनीक हैंडपंप भी थी। कोल्लू गांव तो जोधपुर का ही गांव है और उस समय तो यहाँ पर राजे रजवाड़े ही हुआ करते थे। उस वक्त में जाति पाति का बहुत भेदभाव हुआ करता था। वो पुराना हैंडपंप तो सिर्फ अमीर वर्ग के लोगों के लिए ही हुआ करता था। बाकी के लोग जल संकट के समय में भी पानी भरने के लिए दूर गांव जाया करते थे। उस समय कोल्लू गांव में इमरती बाई नाम की एक औरत होती थी, जो कि एक गरीब परिवार की औरत थी। एक बार की बात है, इमरती बाई के बच्चे की तबीयत सही नहीं थी और उसका बच्चा प्यास से व्याकुल हो रहा था। तब इमरती बाई उस पुराने हैंडपंप पर पानी भरने के लिए आई थी, लेकिन गांव के अमीर लोगों ने इमरती बाई को वहां से पानी भरने नहीं दिया, क्योंकि वो एक गरीब औरत थी। उसने बहुत मिन्नतें की, लोगों के हाथ पैर जोड़े कि एक घड़ा जल भर लेने दो, मेरा बच्चा प्यास से व्याकुल हो रहा है। लेकिन किसी ने भी उसकी एक न सुनी। उल्टा लोगों ने उससे ये कहा कि ये हैंडपंप सिर्फ हमारे जैसे अमीर लोगों के लिए है। तुम्हें पानी चाहिए तो तुम दूसरे गांव जाओ। तुम्हारे बच्चे को प्यास लगी है तो ये तुम्हारी समस्या है, जाओ यहाँ से। वो बेचारी अपना घड़ा लेकर पास के गांव की ओर दौड़ी, लेकिन जब तक वो पानी लेकर आई तब तक उसके बेटे के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और घड़े सहित धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। वो एक माँ की ममता ही थी कि ज़मीन पर गिरते ही इमरती बाई के प्राण निकल गए। उस दिन के बाद से ही इमरती बाई की आत्मा आधी रात के वक्त उस पुराने हैंडपंप पर दिखाई देने लगी। डर के मारे धीरे धीरे लोगों ने वहां से पानी भरना छोड़ दिया और तब से ही कोल्लू गांव को एक भूतिया गांव कहा जाने लगा। पूरी कहानी सुनने के बाद मुरारी ने नानी से कहा, धन्यवाद नानी, अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहूँगा, जल्दी फिर आऊँगा। इतना कहकर मुरारी आकाश के घर से निकल गया। उसी दिन उसने अपने अस्पताल में अपने तबादले की अर्जी दे दी और कुछ ही दिन में मुरारी ने अपना तबादला किसी दूसरी जगह करवा लिया, क्योंकि वो अब उस भूतिया गांव में नहीं रहना चाहता था।